हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। जो टेस्ट हुआ है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और कैपेसिटर का। तो क्वेश्चन पेपर था जो वो उसका एवरेज से थोड़ा सा ऊपर था, मतलब उसको अच्छा पेपर बोल सकते हैं एक तरह से। मतलब एकदम इजी नहीं था और एकदम टफ भी नहीं था, मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे थे और कुछ क्वेश्चन इजी थे, इस टाइप का पेपर था। ठीक है, तो उसी का हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस को। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें, ठीक है, सबके अलग अलग कोड आएगा, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर बोल दूंगा, उससे पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, इसमें दिया हुआ है टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m एंड 2m। दो पार्टिकल्स है, एक का मास m है और दूसरे का 2m है। तो ऐसा लेते हैं m1 की वैल्यू m और m2 की वैल्यू 2m, ऐसा दिया हुआ है हमें। और चार्जेस है इनके ऊपर, q1 की वैल्यू है 2q और q2 की वैल्यू भी 2q है, मतलब चार्जेस दोनों पे सेम है। are placed in uniform field E and allowed to move for same time, मतलब सेम टाइम के लिए दोनों मूव होते हैं। the ratio of their kinetic energy, kinetic energy का रेशियो बताना है। kinetic energy सिंपल फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। अब v1 v2 की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से क्या करेंगे, वो एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो होता है qv बाय m। qv फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और m मास होता है, तो qv बाय m क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चार्ज सेम है दोनों का, तो q और e दोनों तो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख देंगे। तो वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस at, u का वैल्यू 0, m1t, ऐसे v2 हो जाएगा qe m2t, रेशियो लेंगे v1 अपॉन v2, तो ये m2 बाय m1 आ जाएगा। ठीक है, बस यही पर हमें चाहिए, हाफ हाफ कैंसिल, इधर m1 अपॉन m2 और v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर के लिए लिख देंगे हम m2 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर। m1 m1 कैंसिल, एक m2 m2 कैंसिल, m2 बाय m1, m2 का वैल्यू 2m है तो 2 बाय m1, तो ये रेशियो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का 2:1। तो एक ऑप्शन है इसमें से, तो जो मेरे पास सेट है उस सेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें ऑप्शन ए है, तो 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर्स, दो स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, चार्जेस है +10 माइक्रोकूलम एंड -90 माइक्रोकूलम, अट्रैक्टेड विद ईच अदर विद अ फोर्स। फोर्स की वैल्यू दी हुई है F न्यूटन। तो F इक्वल्स टू फार्मूला होता है K q1 q2 बाय r स्क्वायर। के मैग्नीट्यूड देखेंगे यहाँ पर, पहले का 10 माइक्रोकूलम, दूसरे का 90 अपॉन r स्क्वायर, ये F है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को कांटेक्ट में ला रहे हैं और कांटेक्ट में लाने के बाद, ठीक है, उनको सेम डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं। अब फोर्स बताना है, तो जो कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज जो होता है दोनों के ऊपर वो सेम हो जाएगा, वो हो जाएगा q1 प्लस q2 बाई 2। ठीक है, पॉइंट चार्ज है, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो जो न्यू चार्जेस होंगे, ठीक है, वो दोनों पर सेम होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी q1 प्लस q2 बाई 2। कंडक्शन में बता चुका हूँ कि दो ऑब्जेक्ट को हम कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को अगर कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्जेस इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाते हैं, अगर उनकी साइज इक्वल इक्वल है तो स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर्स है, मतलब सेम आइडेंटिकल है तो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो एक के ऊपर 10, दूसरे के ऊपर 90 बाई 2, ये जाएगा 80 बाई 2, दैट मींस 40 माइक्रोकूलम। दोनों पर सेम चार्ज होंगे। फोर्स कितना लगेगा, F के q1 डैश q2 डैश ऑन r स्क्वायर। q1 डैश की वैल्यू 40 और ये भी 40। ठीक है, तो यहाँ से देखो k बाई r स्क्वायर की वैल्यू तुम चाहो तो पुट कर सकते हो। k बाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, f अपॉन 900, तो चाहो तो यहाँ पुट कर दो, तो ये f अपॉन 900 ऊपर 1600, सॉल्व करेंगे तो 16f बाय 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सिंपल आंसर आ गया इसका भी। तो इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड वाले में, ठीक है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इसमें उसको मैं रेडी कर देता हूँ। चार्ज Q, Q चार्ज है कैपिटल Q,
is divided into two parts which are then kept at some distance. इसे डिस्टेंस करते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड करके the force between them will be maximum. तो फोर्स दोनों के बीच में मैक्सिमम कब होगा? तो ये Q है, ये चार्ज, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक Q माइनस Q, तो इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होगा? तो फोर्स की वैल्यू Q माइनस Q R स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, तो K बाय R स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, A by dq of q माइनस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये तो जीरो के साथ हो लेगा, इसका होगा Q माइनस 2Q, तो Q की वैल्यू देगी Q बाय 2, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम ग्रेविटेशन में भी कर चुके हैं, कोई m मास है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कब लगता है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज में आ रही है, ठीक है। एक वैल्यू को दो वैल्यूज में डिवाइड कर रहे हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम कब होगा? तो मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होता है तब जब वो दोनों इक्वल हो। जैसे 10 को तुम दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो जब 5 और 5 में डिवाइड करोगे तो उनको मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 into 5 25, वो मैक्सिमम आएगा। उसके अलावा तुम कुछ भी पार्ट में डिवाइड करो, 8 और 2 में डिवाइड करो तो 8 into 2 16, ठीक है। 6 और 4 में डिवाइड करो 6 into 4 24, 25 से कम ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम कब होगा? दो पार्ट्स में डिवाइड करने पर जो दोनों इक्वल हो, हाफ हाफ, तो Q by 2 ईच एक ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो थर्ड में A आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। टू यूनिफॉर्म लॉन्ग चार्ज वायर्स विद लीनियर डेंसिटी, यूनिफॉर्म लॉन्ग चार्ज वायर्स हैं, बहुत लंबे और लेंथ बहुत ज्यादा है उनकी, ठीक है। लीनियर डेंसिटी लैम्डा एंड 3 लैम्डा आर प्लेस्ड अलोंग x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, तो एक रखा हुआ है x एक्सिस के अलोंग, एक रखा हुआ है y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो जो x एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, उस पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और जो y एक्सिस के अलोंग है उस पर चार्ज डेंसिटी है 3 लैम्डा। अब एक लाइन है y इक्वल्स टू √3x, तो ये लाइन बनानी आती होगी तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर c का वैल्यू y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे इसको, तो c 0 मतलब ये ओरिजिन से रहेगी, ये इस तरह से लाइन बनेगी कुछ, ये y इक्वल्स टू √3x, स्लोप लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो, ये 60 डिग्री होगा यहाँ से। तो इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका स्लोप क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप बताना है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा वो निकालना है, तो कोई भी एक पॉइंट लो, ठीक है। तो मैं पॉइंट ऐसे लगा रहा हूं, x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, मतलब ये डिस्टेंस 1 के इक्वल है, तो ये डिस्टेंस √3 हो जाएगी, ये √3 और ये 1, ठीक है। और ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो उस इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसकी वजह से निकालते हैं कितना डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट का, कितना √3, ठीक है। तो r की जगह √3 आ जाएगा और लैम्डा की जगह लैम्डा ही रहेगा, और डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इधर डायरेक्शन जाएगी, इसको हम E1 ले रहे हैं। तो इस यूनिफाइड ये जो लॉन्ग वायर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अब √3 लैम्डा वाले केस निकालेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है। कितना है इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा 3 लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी 1, तो 1 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कुछ भी मान लो, वो ऐसे नहीं आ रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में, वो कितना एंगल बना रहा है, स्लोप, स्लोप मतलब x एक्सिस से, मतलब E2 से कितना एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू स्लोप जो होता है हमारा tan थीटा से निकालते हैं स्लोप, tan थीटा हो जाएगा E1/E2, E1 की वैल्यू ये थी, E2 की वैल्यू ये थी, 2 पाई एप्सिलॉन कैंसिल, लैम्डा कैंसिल, ये 1/3√3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब x एक्सिस के साथ टेंजेंट, tan थीटा या tan अल्फा कितना होगा वो स्लोप होगा, तो स्लोप एक E1 आएगा इधर, एक E2 आएगा इधर, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरफ कहीं भी हो सकता है, वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो tan थीटा
tan अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है, स्लोप मतलब, तो दिस अपॉन दिस कर देंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम क्लास में कर चुके हैं एक बार, और एक बार पहले भी शायद पेपर में आ चुका है। इसमें दिए हुए 2 रिंग्स हैं, दोनों की रेडियस सेम है, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, दोनों कोएक्सियल है, सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस दी हुई डी, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर, सेंटर्स के पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका सेंटर पर पोटेंशियल V1 ले लेते हैं, इसके सेंटर पर पोटेंशियल V2, तो V1 माइनस V2 निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो इस पॉइंट पे निकालेंगे तो पहले इसकी वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल तो होता है हमारा KQ/R, V1 का वैल्यू लिखेंगे, और एक इसकी वजह से भी होगा, तो इसकी वजह से कितनी डिस्टेंस रहेगी, √R² प्लस D², तो इसकी वजह से हो जाएगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव माइनस KQ/R² प्लस D²। ऐसे V2 निकालेंगे, इसके सेंटर पे कितना आएगा, एक खुद की वजह से माइनस KQ/R, और एक पॉजिटिव की वजह से KQ/√R² प्लस D²। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो V1 माइनस V2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस, तो ये ऐड हो जाएंगे KQ/R, तो KQ/R, और ये माइनस माइनस ये भी ऐड हो जाएंगे, माइनस 2 KQ/√R² प्लस D²। ठीक है, तो 2k की कॉमन है, k का वैल्यू 1/4πε0, q की जगह q, ये 1/r माइनस 1/, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो q/2πε0, और ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है हमें, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाला 5th में। ठीक है, इसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है 5th में, q/2πε0 गायब कर दिया, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हम वैसे तो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो गया है, यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आंसर होना चाहिए इसका। इसको क्या करें, इसको कर देते हैं, 5th वाले को बोनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने ये कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, हमें फ्लक्स बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, देखो tan I के 3j के 4k के। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया 10। ठीक है, और ये YZ प्लेन में है, तो जो YZ प्लेन होता है ऐसे, मान लो Z एक्सिस ऊपर Y एक्सिस, ये ऐसे प्लेन बना हुआ है, तो इसमें जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, मतलब तो YZ के परपेंडिकुलर मतलब x एक्सिस, तो ये tan I के एरिया हो जाएगा। तो हम फ्लक्स निकालेंगे, तो E डॉट A, tan और tan ये 100 यूनिट्स, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऐसा भी ऑप्शन है 6 में A, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, एक दोनों होलो हैं। ठीक है, तो जो आउटर स्फीयर है उस पे चार्ज दिया हुआ है हमें कैपिटल Q, और उसकी रेडियस दी हुई है हमें कैपिटल R। एक अंदर वाला स्फीयर है, उसकी रेडियस है स्मॉल r। इस पर कितना चार्ज है Q की वैल्यू, जिससे यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P x डिस्टेंस पर, इस पर पोटेंशियल 0 हो जाए। तो 2 चार्जेस है, एक Q है और एक कैपिटल Q है, दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल निकालना। तो इसकी वजह से क्या है, कितने डिस्टेंस पर x डिस्टेंस पर, KQ/x। इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से क्या आएगा KQ/x, तो ये क्या होना चाहिए 0, Q की वैल्यू क्या रहेगी -Q। सिंपल सा क्वेश्चन, आगे आंसर।
थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, ठीक है। सरफेस चार्ज दिया हुआ है सिग्मा, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, दोनों के बीच डिस्टेंस R, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है VA माइनस VB क्या होगा। तो पॉजिटिव वे से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा इस तरफ, कहीं पर भी निकालेंगे तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। रिलेटिव वे से फील्ड बनता है यूनिफॉर्म, मतलब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये यूनिफॉर्म फील्ड में, और यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R। बस यूनिफॉर्म फील्ड में डायरेक्टली लिख सकते हैं E इनटू R, ठीक है। ये पहले आ रहा है फील्ड की डायरेक्शन, मतलब ये हाई पोटेंशियल पर होगा, ये लो पर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा सिग्मा R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा फर्स्ट वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं कि ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। उस पे चार्ज दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, उस पे चार्ज है और उसका मास 3.2 10⁻⁻17 kg दिया हुआ है। इट इज फॉलिंग फ्रीली इन द एयर विद टर्मिनल स्पीड। अब देखो जैसे टर्मिनल स्पीड आती है, तो टर्मिनल स्पीड जैसी आती है तो हमारे ध्यान में क्या आती है, दो चीज आती है। क्या? एक तो उस पे इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रही होगी mg, और वो जो टर्मिनल स्पीड पे मूव करती है तो स्टोक्स लॉ याद आता है। तो स्टोक्स लॉ में इधर इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, रेजिस्टेंस फोर्स, विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा rv, ठीक है। और टर्मिनल केस में क्या होता है, mg इसके इक्वल होता है, mg इक्वल्स टू 6 पाई ईटा rv। जब ये टर्मिनल स्पीड से मूव करता है, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लगता है, टर्मिनल स्पीड होती है। अगर यहाँ पर एयर की डेंसिटी वगैरह कुछ दी होती, ठीक है, तो यहाँ पर हम बाइंड फोर्स भी कंसीडर कर लेते हैं, v rho g बाइंड फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, ठीक। तो फोर्स लिखना Fb बाइंड फोर्स। अब इसमें क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रॉप मूव अपवर्ड्स विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से मूव करना चाहिए टर्मिनल स्पीड से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिक्वायर्ड होगा, ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाए तो ऑब्वियसली फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगा, ठीक है। जो ऑयल ड्रॉप है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और जब मोशन जिस डायरेक्शन में होती है, विस्कस फोर्स, ठीक है, हमेशा जो ड्रैग फोर्स होता है विस्कस फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो एयर का रेजिस्टेंस जो होगा वो अब नीचे लगेगा, विस्कस फोर्स इधर ही लगेगी। विस्कस फोर्स पहले क्या लगता है, जब नीचे आ रही थी तब ऊपर की तरफ, और जब ड्रॉप ऊपर जाएगी तो विस्कस फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली, कि जब ये ऊपर जाएगी तो विस्कस फोर्स नीचे लगेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा यहाँ पर वो ये हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल, ये Fp है, Fp और mg इक्वल है, तो यहाँ mg क्या हो जाएगा 2mg, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दी, तो q इनटू e होता है फोर्स, तो e इक्वल्स हो जाएगा 2mg अपॉन e, वैल्यू पुट कर देंगे हम, मास है हमारा कितना 3.2 10⁻⁻17, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और यहाँ q आएगा, सॉरी q की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10⁻⁻90, तो ये कैंसिल, ये 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 2000 न्यूटन पर कूलम, ये वोल्ट पर मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर से इसके कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, ऐसे +q +2q -2q +q, ठीक है। और ये दिया हुआ है, ये है b, ये है c और ये है b।
हमें बताना है फोर्स सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो कोई भी चार्ज है यहाँ पे क्यू, ठीक है, ये इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इधर लगेगा, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वजह से तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसकी वजह से देखो 2q की वजह से लगेगा इधर अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव, जो रिजल्टेंट आएगा इधर आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचे दोनों। तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की किसके अलोंग होगी, बी डी के अलोंग द डायगोनल बी डी। तो ऑप्शन है हमारा सी वाला। 9 में सी आंसर, सॉरी 10 में सी आंसर आ जाएगा हमारा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये कैपेसिटर आ गया हमारा, कैपेसिटर देख रहे हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। ये है 4 वोल्ट, ये 10 माइक्रोफैरड, इधर भी एक और 10 माइक्रोफैरड है, ठीक है। इधर भी ये अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थिंग हो रही है मतलब 0 वोल्ट, और इधर स्विच लगा के इधर भी अर्थिंग हो रही है, इसका मतलब है 0। तो जहां भी अर्थिंग हो उसका मतलब हमें क्या सोचना है, 0 वोल्ट है, मतलब इस पॉइंट पे 0 वोल्ट है। अगर स्विच क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा। सोचा इन द गिवन फिगर द वर्क डन बाय द बैटरी आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड। जब स्विच को क्लोज कर देंगे तो वर्क डन कितना होगा। पहले स्विच एस को क्लोज नहीं करते हैं, पहले ओपन ही रखते हैं। ओपन रखेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो चाहो तो इसको उल्टाकर इस पॉइंट को 0 वोल्ट लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट दोनों पर क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों किसमें सीरीज में सेम चार्ज होगा, तो इक्वली डिवाइड होगा। तो 2 वोल्ट इसको मिलेगा, 2 वोल्ट इसको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 0 वोल्ट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस पर यहाँ पर 2 वोल्ट और यहाँ पर -2 वोल्ट। तो देखो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हो गया, और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हो गया, और ये 2 माइनस -2 तो ये 4 हो गया। तो तुमसे पूछते हैं कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल, तो यहाँ से बता सकते हैं यहाँ 0 होगा, टोटल 2 रखना है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 -0 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ 0 है, इस पे भी 2 वोल्ट रखना है, तो 0 -2 तो ये 2 वोल्ट इस पे भी आ गया। अब हम निकाला एनर्जी स्टोर्ड कितनी है टोटल, तो U1 प्लस U2, क्योंकि जब भी वर्क डन आएगा तो वर्क डन को हमेशा एनर्जी से रिलेट करेंगे, यहाँ पर कितना एनर्जी आएगी। तो इस पर एनर्जी आएगी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी का वैल्यू 10 माइक्रोफैरड, वी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और दूसरे पर भी इतनी होगी, तो इंटू 2 कर देते हैं इसको। तो जो कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करने पर 2 और 2 कैंसिल, तो ये 4 × 10⁻⁴ ये 40 माइक्रोजूल ऐसा लिख लेते हैं इनिशियल। जब स्विच क्लोज नहीं किया, अब जैसे ही स्विच क्लोज करूंगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 को स्विच क्लोज करने का मतलब ये 0 से कनेक्टेड है 0, तो इस पर भी 0 इस पे भी 0, तो 0 0 मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इसमें चार्ज भी 0 हो जाएगा, चार्ज ही नहीं होगा। तो कौन सा चार्ज होगा, बस यही वाला, ठीक है। तो यही वाला चार्ज होगा, मतलब पूरा का पूरा 4 वोल्ट इसको मिलेगा, बैटरी का 4 वोल्ट पूरा पूरा इसको मिलेगा, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी, यू फाइनल इस पे 0, इस पे होगी बस हाफ सी वी स्क्वायर, सी का वैल्यू 10 और वी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा हमारा कितना 80 माइक्रोजूल यू फाइनल, तो यू इनिशियल यू फाइनल, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी वर्क डन के इक्वल हो जाएगा uf माइनस ui इक्वल्स टू 80 माइनस 40 माइक्रोजूल। तो सबको लग रहा होगा ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं आया हमारा। हमें सिंपल से कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ, यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी स्टोर में क्या रिलेशन होता है, इसको वर्क डन लिखते हैं, चेंज इन एनर्जी लिख देते हैं, तमाम निकल। अब देखो ये इस पर V है, ये C है, यहां से सपोज पे Q चार्ज आता है बैटरी से, तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगा, तो Q चार्ज जब फ्लो होगा तो वर्क डन बाय बैटरी इतना होगा, और जिसमें एनर्जी स्टोर होती है हाफ QV। तो जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका जस्ट डबल वर्क करती है बैटरी,
बैटरी जब भी वर्क डन बाय बैटरी लिखा हो, स्पेशली जब भी लिखा हो क्वेश्चन के अंदर वर्क डन बाय बैटरी, इसका मतलब जितना इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक है, उसका जस्ट डबल वर्क हो रहा है, या जितना एनर्जी चेंज हो रहा है स्टोर्ड एनर्जी, उसका जस्ट डबल वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, ये तो इतना बैटरी वर्क करती है, इतना तो एनर्जी स्टोर हो जाती है, और बची हुई जो होती है वो हीट लॉस में जाती है। इतना क्या होता है, हीट लॉस। तो आधा स्टोर होता है और आधा लॉस हो जाता है जितना वर्क करती है बैटरी। तो हमारा आंसर है कितना, 40, ठीक है। तो जब मैं वर्क डन लिखूंगा, वर्क डन बाय बैटरी, वो जस्ट डबल हो जाएगा इसका। तो 2 × 40 मतलब 80 माइक्रो जूल, ये हमारा आंसर होगा वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी हमेशा स्टोर्ड एनर्जी, ये चेंज एनर्जी को क्या हो जाएगा, स्पेशली जब लिखा हो वर्क डन बाय बैटरी, देख वर्ड्स पे ध्यान देना, बाय बैटरी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये भी कैपेसिटर का है हमारा, मतलब कैपेसिटर की क्वेश्चन स्टार्ट हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम होता है। The capacitance of capacitor becomes 7/6 times of its original value. तो सिंपल कैपेसिटर पैरेलल प्लेट C equals to epsilon naught A by D ये होता है। अब जो है नया वाला जो है पुराने वाले का 7/6 टाइम्स हो जाता है। कब, जब इसमें हम 2D/3 थिकनेस की एक डायरेक्ट्रिक सिलेक्ट कर देते हैं, बचा हुआ D/3 हो जाएगा। इस K का वैल्यू बताना है कितना होगा। तो जब पार्शियल इंसर्शन करते हैं, या फिर सिंपल हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस है 2D/3 अपॉन डाइलेक्ट्रिक K, थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक, यहाँ वैक्यूम है, वैक्यूम का वन, ठीक है। अभी C डैश जो है 7/6 टाइम्स C है, तो 7/6 और C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A। और देखो यहाँ से क्या है, D/3 को हमारा है, तो D/3 यहाँ 2/K बचेगा, और यहाँ 1 कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ D से D, ठीक है। ये 3 पर पहुंच जाएगा हमारा, इधर 7/6 बचा, 3 पर नीचे 2/K + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 3 18, इधर मल्टीप्लाई करो 14/K + 7 इधर आएगा, तो 14/K = 18 - 7 दैट मींस 11, K की वैल्यू जाएगी हमारी 14/11, और एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है हमें 14/11 फर्स्ट ऑप्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फार्मूला बेस्ड थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपल से एकदम वो भी, और सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी एक सर्किट टाइप बना हुआ है कुछ, बैटरी है, K1 K2 C C C ऐसे ही जा रहा है C। तो 4 कैपेसिटर C C C, 2 बैटरीज हैं, सॉरी बैटरी एक है, 2 कीज हैं। इनिशियली K1 इज क्लोज, K1 क्लोज है मतलब, तो K2 ओपन है, K2 ओपन रहेगी मतलब इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है, तो इसको हटा दो, हटा दे दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। देखो यहाँ से पूरा पूरा सीधा से निकल जाएगा, कैपेसिटर में जाने की जरूरत नहीं, तो ये दोनों कैपेसिटर हो गए शॉर्ट सर्किटेड, बचा कौन सा, एक, तो जो इनिशियल एनर्जी स्टोर होगी वो हो जाएगी हमारी 12CV², ठीक है, इतनी एनर्जी स्टोर होगी इनिशियल। अब K2 क्लोज कर दो, K2 क्लोज कर दे मतलब ये फालतू नहीं है, इसमें भी चार्ज आएगा, और ये दोनों शॉर्ट सर्किट भी नहीं होंगे, तो इसको थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं। तुम चाहो तो इसमें वो अप्लाई कर सकते हो,
इक्विपोटेंशियल वाला, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स 1 2 3 4 इसको लिख लेते हैं। तो देखो इसको हम सिंपल बना रहे हैं, तो 1 और 3 और सेम पोटेंशियल, 1 और 3 को एक साथ लिख दो, ठीक है। 2 अलग आ रहा है तो 2 को अलग लिख दिया, 4 भी अलग आ रहा है तो 4 को भी अलग लिख देते हैं। 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर 1 और 2 के बीच में लगा दो, 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में भी लगा दो, लगाइए। अब 2 और 4 के बीच में लगा हुआ है तो 2 और 4 के बीच में भी लगा दो, और 3 और 4 के बीच में लगा हुआ है तो 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 और 4 के बीच में भी लगा दो, तो ये बैटरी लगा दो। फिर 1 और 4 के बीच में तो 1 यहाँ पर है 4 यहाँ पर, ये बैटरी लग गई। अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों पैरेलल में C और C 2C के साथ सीरीज में 2C/3 और ये पैरेलल में 2C/3 प्लस C, तो ये 5C/3 हो जाएगा। C इक्विवेलेंट एनर्जी स्टोर फाइनली हाफ CV²। कितना एक्स्ट्रा एनर्जी आया, बैटरी से कितना एक्स्ट्रा एनर्जी फ्लो हुआ, और कितना एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हुआ, फ्लो में कितना स्टोर हुआ एक्स्ट्रा, तो 1/5C/3 V² माइनस हाफ CV², ठीक है। तो ये हाफ V² कॉमन आ जाएगा, 5C/3 माइनस C, तो ये 2C/3, 2 कैंसिल, तो ये 1/3CV²। तो इतना जो है एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है हीट लॉस, तो मैंने क्या बताया, जो बैटरी जो वर्क डन करती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आधा तो किसमें होता है, एनर्जी स्टोर में जाता है, और आधा कहाँ जाता है, हीट लॉस में जाता है। तो जितना एनर्जी स्टोर में जाता है उतना हीट लॉस में जाएगा, तो कितना एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होगा, इतना। तो जितना एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होगा उतना ही एनर्जी लॉस भी होगा हीट के फॉर्म में, तो हीट लॉस कितना ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हीट लॉस के इक्वल, तो हीट लॉस आ जाएगा हमारा 1/3CV², ऐसा ऑप्शन है थर्ड नंबर का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं, ठीक है। इसमें एरिया पूछा है, प्लेट का एरिया क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी, सॉल्व करना है, आंसर बताना है। तो देखो यहाँ पर 14 क्या है, C = ε0E/t फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू 3 फैराड है, ε0 का वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, एरिया हमसे पूछा है, सेपरेशन दिया हुआ है 5 mm, 5 इधर चल जाएगा 15, ये इधर जाएगा 8.85 10⁻⁻9 इधर आएगा तो +9, ये इससे अप्रॉक्स कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1.69 टाइम्स, तो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि 8 का डबल 16 होता है और ये अप्रॉक्स 9 के आसपास है, तो 9 से अगर तुम डिवाइड करके करना चाहो तो 9 से 15/9 अगर करोगे तो 15/9 होता है हमारा 1.60, ठीक है, 1.7 के आसपास, ठीक। और तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मतलब आंसर आ जाएगा 1.7 या 1.6 के आसपास ही आएगा, तो ये अप्रॉक्स इतना हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो इतनी सी कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे रहते हैं, 15 है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 is charged up to potential V, then connected parallel with uncharged capacitor C2। C1 है, इस पर V, तो चार्ज की वैल्यू C1 भी हो जाएगी, इसके ऊपर अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर रहा है इसको, मतलब इसके चार्ज 0 है, तो दोनों पर कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल हम टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, एक पर तो C1 भी है, दूसरे पर 0 है, C1 + C2, तो ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C1V अपॉन C1 + C2, दोनों में सेम पोटेंशियल ये हो जाएगी वैल्यू, तो ऑप्शन दिया हुआ है हमें फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस C1V अपॉन C1 + C2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन तो हो गया फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं, तो 16 में क्या दिया हुआ है, 3 प्लेट्स दी हुई है x y z, ठीक है, सेपरेशन D है 2 प्लेट्स के बीच में, और एरिया सबका A है,
एनर्जी स्टोर्ड बतानी है। ठीक है, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाली पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसमें पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, इस पर नेगेटिव आएगा। जाओ तो वही हमारा मेथड 1 2 3 4, ठीक है। 1 भी पॉजिटिव के साथ है, 4 भी पॉजिटिव के साथ है, 1 और 4 को एक साथ लिख देंगे और 2 और 3 को एक साथ लिख देंगे। 1 और 2 के बीच में कैपिटल बन रहा है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, बना दो। 3 और 4 के बीच में बन रहा है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, बना दो। बैटरी लगा दो, सी सी बी, सी का वैल्यू, तो टोटल सी इक्वल हो जाएगा हमारा 2c के इक्वल एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी बी स्क्वायर, सी का वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी बी स्क्वायर, वो टू कैंसिल, ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट a बाई डी बी स्क्वायर। ऑप्शन दिया है सेकंड वाला, आंसर आ जाएगा हमारा, सिंपल था ये भी एकदम। क्वेश्चन नंबर 17 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, हमें डायग्राम बनाना है, ऐसा कैपेसिटर लगे हुए हैं। हंड्रेड वोल्ट 20 ओम 5 ओम, ये पॉइंट एक्स है, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, और ये पॉइंट y है। पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हमें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये कनेक्टेड है ऐसे, तो इसका मतलब आप क्या मानते हैं, अगर सिंपल ऐसा सर्किट दिया हुआ है तो कैपेसिटर फुली चार्ज है, बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब ये हमारे कुछ काम के नहीं है। पहले तो इम्पोर्ट ना दो, ऐसा लाइन बना दो सिंपल, तो फिर करंट ही फ्लो नहीं हो रही, करंट फ्लो नहीं हो तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होता, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता तो कुछ भी काम की नहीं है, तो सीधी लाइन बना दी, ठीक है। फुली चार्ज कैपेसिटर लेके चल रहे हैं। अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन कहाँ पर क्या है, तो नाम लिख दो 1 2 3 4 5 6, कंफ्यूज मत हो, ऐसे नाम लिख दो, ठीक है। अब देख लो कि किनके के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, तो देखो ये x 1 और 2 ये एक ही जगह है, तो इनको एक साथ देखो, ठीक है। तो ये हमारा 1 x और 2 एक साथ, ऐसे ही 3 4 ये भी इधर आ जाएगा एकदम, 3 4 इधर लिख दिया हमने एक साथ, 5 बाय 6 इनके बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो 5 बाय 6 को लिख देते हैं यहाँ कहीं पर, 5 6 और ये y एक ही जगह पे आ जाएंगे तीनों। अब कैपेसिटर लगा दो, तो देखो यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 5 के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो 1 और 5 के बीच में कैपेसिटर लगा दो, ठीक है। फिर 2 और 5 के बीच में लगा हुआ है, 2 और 5 के बीच में भी लगा दो, फिर 6 और 4 के बीच में, तो 6 और 4 के बीच में लगा दो, 3 और 4 3 और 4 के बीच, 3 और 6 के बीच में, 3 और 6 के बीच में लगा दो। तो ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, और एक 2 और 3 के बीच, 2 यहाँ पर है 3 यहाँ पर लगा दिया, पूरी बैटरी से लगी है हमारी। तो ये डायग्राम ऐसा बना सकते हैं सिंपल। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि दोनों पैरेलल हैं, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 1 और 1 2, तो ये तो हो गया 6, इधर हो गया 2, ठीक है, नीचे भी 2 है टोटल, और ये बैटरी है हमारी कितने वोल्ट की, 100 वोल्ट की। यहाँ पॉइंट y है, यहाँ पर x है,
यहाँ लिखो ये बात है। तो मतलब 6 वोल्ट के 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना था इस डायग्राम में, x और y के बीच में, मतलब 6 माइक्रोफैराड के बीच में। तो ये 100 है, 100 इन दोनों में डिवाइड होगा और रेसिप्रोकल डिवाइड होता है, v इनवर्स इक्वल्स टू c होता है क्योंकि चार्ज कांस्टेंट होता है सीरीज में। ठीक है, तो इनका रेशियो जब निकालेंगे तो इनका रेशियो आएगा 3:1, तो v1/v2 उल्टा आ जाएगा 1:3, तो 100 को 1:3 में डिवाइड कर दो 25 और 75। तो ऊपर वाले को मतलब इसको 25 मिलेगा, इसको 75 मिलेगा, मतलब x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा हमारा 25 वोल्ट। ठीक है, ऐसा तुम्हें डिवाइड करना आता है पोटेंशियल कैसे अलग अलग देना है। क्वेश्चन नंबर 18 पर जाते हैं। रेशियो ऑफ रीडिंग ऑफ एमीटर की रीडिंग बतानी है। स्विच को जस्ट क्लोज किया और एक उसके थोड़े लॉन्ग टाइम के बाद, तो जब जस्ट क्लोज करते हैं तो कैपेसिटर पे जीरो चार्ज होता है, कैपेसिटर एक सिंगल लाइन से हम रिप्लेस कर देते हैं, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रजिस्टर को सिंगल लाइन से रिप्लेस कर देते हैं। बस ये दो चीज करते हैं। तो पहले ये हमारा डायग्राम में जो दिया हुआ है, ये मीटर है यहाँ पर, ये 5 ओम, ये भी 5 ओम, 2 माइक्रोफैराड, 10 वोल्ट, और यहाँ पे स्विच। तो जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता, बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता, तो सिंगल लाइन से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट, ये वाला रजिस्टर। तो करंट सीधी इधर से इधर आ जाएगी, सीधी इधर से इधर आ जाएगी। तो पैरेलल करंट होगी I1, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10/5 मतलब 2 एम्पियर। फिर तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। ठीक है, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर वाले ब्रांच में करंट नहीं जाएगी। अब करंट इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, तो इधर से निकलेगी। कैपेसिटर वाली ब्रांच को हटा देते हैं तो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो 5 और 5 सीरीज में कितना 10/10, तो I2 की वैल्यू 1 एम्पियर। दोनों का रेशियो 2:1 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इन द सर्किट शोन स्विच इज क्लोज एट t = 0 पे स्विच को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, I1 I2 be the currents in both the branches at t = 0, t = 0 पे दोनों में ब्रांच में करंट कितनी होगी। ठीक है, तो रेशियो बताना है, मतलब ये ऐसे दिया हुआ है। C/C R/R। तो जैसे स्विच क्लोज करेंगे कैपेसिटर पे जीरो चार्ज होगा, तो कैपेसिटर को ऐसे रिप्लेस कर देंगे। इसमें करंट I1, पोटेंशियल डिफरेंस V/R, इसमें करंट V/R, रेशियो 1:1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, इनफाइनाइट लैडर दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग सेवरल सेक्शन 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड ऐसे लगे हुए हैं, और C पर भी फाइनली टर्मिनेट होता है। C 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो हमें इसमें पूछा है कि अगर मैं थोड़ा बहुत सेक्शन को हटा देता हूँ इनके बीच में से, तब भी इसके इक्विवेलेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेटर बिटवीन द पॉइंट्स A and B becomes independent of number of sections between। तो कितने भी सेक्शंस है ये सब, जैसे 2 माइक्रोफैराड का है, ये 4 का है, फिर ये 2 का है, फिर ये 4 का है, फिर ये 2 का है, ऐसे बना हुआ है। तो C की वैल्यू क्या हो, जिससे कितने भी सेक्शन हो इक्विवेलेंट वही सेम आएगा। देखो ऑप्शन से कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है 4, 8, 2, 8, 18, 18, 6। तो जैसे अगर C की वैल्यू 4 रखता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 2 बना होगा, फिर इधर 4 बना होगा, ऐसे चल रहा होगा।
तो 4 और 4 सीरीज में 2 हो जाएगा, फिर 2 और 2 ये 4 बन जाएगा, मतलब पूरा 4 बन जाएगा, फिर ये 4 और ये 4 सीरीज में 4 और 4 2, फिर 2 और 2 4, फिर 4 और 4 2, फिर 2 और 2 4 चलता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सी की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट जो आएगा वो फाइनल हमारा 4 माइक्रोफैराड मिल जाएगा मुझे। पर अगर जैसे मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 4 और 2 कितना आएगा मेरे पास, 4 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 4/3 प्लस 2 करूंगा मैं, तो 4/3 प्लस 2 ये हो जाएगा मेरे पास कितना 10/3, फिर 10/3 और 4 सीरीज में करेंगे तो ये चेंज होता जाएगा, मतलब वैल्यू मेरे को नहीं मिलेगी जो मैं चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं वैसे ही पता चल रहा है कि सी का वैल्यू 4 रखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, बाकी वैल्यू रखूंगा तो फिर नहीं बन पाएगा क्योंकि उसमें से बनता है 4 4 सीरीज में 2 2 और 2 पैरेलल में 4 4 4 सीरीज में 2 2 और 2 पैरेलल में 4, रिजल्ट यहाँ पे बच जाएगा फिर 4 और 4 सीरीज में 2 2 और 2 4। तो सिंपल सा ये 20 भी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन से देख कर लेंगे इसको। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ये हमारा न्यूमेरिक रेस्पॉन्स वाला था, इसमें सारे आंसर इंटीजर टाइप 0 से 1 वाले थे हमारे, तो 0 से 1 के बीच में सबके आंसर होने चाहिए थे। तो देखते हैं 21, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना था। तो कॉपर बॉल है, उसकी डेंसिटी दी हुई है हमें 8.6, तो कॉपर लिख लेते हैं, 14 से लिख लो, सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑयल में इमर्स किया है, ऑयल की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से पता चलता है कॉपर की ज्यादा है वैसे तो वो उसमें नीचे सिंक हो जाएगा। अब इसके चार्ज कितना रखें बॉल के ऊपर, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू है मतलब 36,000। ये सस्पेंड है, सस्पेंड मतलब रुकी रहे, नीचे नहीं जानी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर फोर्स लगेगा कितना क्यू। ऑयल में इमर्ज है, बाइंड फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ एफ बी, वो भी रो जी होता है हमारा, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा एम जी को बी रो जी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसकी डेंसिटी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास हो जाएगा। तो जितना ऊपर होता है नीचे तो क्यू ई, ठीक है, प्लस बी रो ऑयल जी बी कॉपर जी उधर चला जाएगा, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी बी जी कॉमन, रो ऑयल माइनस रो कॉपर माइनस रो ऑयल डिवाइड बाय ई। और एक कॉपर बॉल है, ठीक है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो इससे मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम आ जाएगा क्यू की वैल्यू पे जाएगी, देखो पुट करते हैं तो बॉल का हम v के लिए 4/3 पाई का वैल्यू और r क्यूब, तो डायमीटर है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस रहेगी 0.5 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करके क्यूब करेंगे तो 0.125 10⁻⁻⁻⁶। इसमें से इसकी डेंसिटी थी 8.6 माइनस 0.8 तो ये 7.8 हो जाएगा, और एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 36,000। ठीक, आंसर है माइक्रोकूलम में बताया, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ को तो मैं पहले ही अलग कर दूंगा, 10⁻³ कैंसिल, ठीक है, ये इसे अप्रॉक्स कैंसिल कर देंगे, इसको हम ये होता है हमारा 1.25 5/4 होता है, तो 0.125/40 लिख देंगे हम। ठीक है, और साथ में क्या बचा है हमारा 36 और बचा, 3 से 10 टाइम्स कैंसिल, और सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा 5 × 8
39/360। देखिए यहाँ पर हमने एक वैल्यू यूज करते हैं जी की वैल्यू हमने पुट भी करी है, जी जो आ रहा है 10 उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 10 भी आएगा इस जगह पर, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 39/36। हमें नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो 39/36 1.1 होता है, तो ये 1.1 को हम 1 लिख देंगे, तो हमारा आंसर 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 1 इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ठीक है, ए बी एक वर्टिकल रिजिड इनफाइनाइट वायर है, तो 22 में क्या है हमारे पास, एक वर्टिकल रिजिड इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर ए बी, डेंसिटी लैम्डा, एक मास वायर से फिक्स्ड है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स है, चार्ज पे 1 माइक्रोकूलम है, ये मास कनेक्टेड है। अब इसको यहाँ पर हम कितना वेलोसिटी दें, u, ठीक है, तो उससे अंडर ग्रेविटी ये 45 डिग्री जाएगा, क्योंकि यहाँ से बंधा हुआ है, तो इसको स्पीड दूंगा तो ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा, ये इसके साथ ऐसे घूमेगा सर्कल में, इस तरह। तो यहाँ पे कहीं पे 45 डिग्री एंगल पर जब इसका स्पीड होगा कुछ भी, तब ये स्ट्रिंग क्या होती है, स्लैक हो जाएगी। स्लैक मतलब होता है इसमें टेंशन 0 हो जाएगी, तब जब ये एंगल 45 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन से इसको हम रिलेट कर सकते हैं, वर्टिकल सर्कल में पड़ा था ऐसे, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया था, यहाँ पे इसको वेलोसिटी दी u, यहाँ पे वेलोसिटी v, तो यहाँ पर स्ट्रिंग स्लाइड कर जाए जस्ट और सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे 5g/L था अगर L की वैल्यू, और यहाँ पर v = √/gL था, ये ऑप्शन निकाला था। और यहाँ पे सिर्फ क्या लगी थी, ग्रेविटी लगी थी, पर यहाँ पर जो ये चार्ज पार्टिकल इसमें चार्ज है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा इसकी वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या लग रहा होगा, इस पे तो 2 फोर्स लग रहे होंगे, ग्रेविटी लग रही होगी यहाँ पर, और एक क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, तो 2 फोर्स लग रहे होंगे, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे u इसकी वैल्यू बता दी, यहाँ पे v। तो देखो पहले देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन में टेंशन, तो टेंशन 0, इधर लग रहा होगा mg, ये एंगल 45 डिग्री, तो इधर से कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 45 डिग्री, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा mg cos 45, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा q * e। e की वैल्यू को लिख सकते हैं λ/2πε0r, r ये वाली डिस्टेंस रहेगी, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, एक फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, इसका इधर कंपोनेंट आएगा, ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो इधर आ जाएगा इसका QE cos 45 डिग्री, इस तरफ इतना फोर्स लग रहा होगा। तो इस पॉइंट पर सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स लिख सकते हैं, इधर लग रहा है mg cos 45, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है mg cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस अपोजिट डायरेक्शन QE cos 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल्स टू सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है इसको क्या लिखते हैं, सेंट्रिपेटल फोर्स mv²/r, r मतलब ये वाली लाइन, इसको l मान लेते हैं, तो ये l की इक्वल। ठीक है, तो एक रिलेशन ये मिल गया मेरे को। दूसरा रिलेशन देखते हैं, यहां से यहां क्या हो रहा है, इसकी स्पीड चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ग्रेविटी लग रही है इसके ऊपर, और उसके अलावा एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दोनों की वजह से क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रही है एनर्जी। तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किस चीज की वजह से हो रहा होगा, एक तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये जा रहा है ऊपर, ग्रेविटी लग रही है नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लिखेंगे -mgh, h की वैल्यू ये हाइट। ठीक है, तो ये l है, ये 45 डिग्री एंगल है, ये वाला भी 45 होगा, तो ये आ जाएगा l cos 45।
cos 45 1 by root 2, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, ठीक है। और कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ जब आ रहा है तो इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, वेरी हो रही है। तो डिस्टेंस वेरी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा तो फोर्स भी वेरी होगा। तो वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस L है, यहाँ पे डिस्टेंस है R, तो वर्क निकाल सकते हैं। देखो फोर्स कोई भी एक सर्टेन डिस्टेंस ले लेंगे, बीच में x ले लिया हमने, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स टू Q इनटू E, इतना फोर्स। तो वर्क डन F dx, ठीक है, F की वैल्यू Q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x dx, और लिमिट पहले कितने डिस्टेंस पे था, L डिस्टेंस पर, फिर कितने डिस्टेंस पे हो गया, R पर, तो L से R, यहाँ पे हमने डिस्टेंस R लिया। कर दो इसको सॉल्व, तो Q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, Q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, बचेगा 1 अपॉन x। 1 अपॉन x में क्या होगा, इंटीग्रेशन log x, लिमिट पुट करेंगे तो log r by l आ जाएगा, log r upon l इक्वल्स टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, तो देखो mg l by root 2, ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर देंगे, 2 ग्राम 10 रेज़ टू पावर -3, g का वैल्यू 10, लेंथ 2 रूट 2 बाई 2 आ जाएगा ये, प्लस q का वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 1 माइक्रोकूलम है, -6, लैम्डा 10 माइक्रोकूलम पर मीटर, 10 into 10 रेज़ टू पावर -6 -5, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये होता है 18 into 10 रेज़ टू पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 into 10 रेज़ टू पावर 9, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा हमारे पास। R देखो ये L है, तो L का 45 डिग्री पर क्या हो जाएगा, L cos 45, तो ये R भी दे रहा है, L cos 45 लिखेंगे, L cos 45 कौन है, तो cos 45 डिग्री 1 by root 2, तो log 1 by root 2 इक्वल्स टू हाफ m, अभी इधर m लिखे थे, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 into 2 -4 10 रेज़ टू पावर -2, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो -11 -9 -2 यहाँ पर भी आ गया। अब log 1 by root 2 की वैल्यू क्या होगी, तो उसको मैं इधर देख लेता हूँ, log 1 by root 2 की वैल्यू, तो देखो log 1 by root 2, तो इसको हम लिख सकते हैं log root 2 माइनस आगे आ जाएगा, root 2 मतलब और 1 by 2 तो 1 by 2 आगे, और log 2 की वैल्यू 0.7 के आसपास, मतलब इसको लिख देंगे -0.35, 1 by 3 माइनस आ जाएगी, तो ये भी माइनस है ना, ये 0.35 इंटू 18 करेंगे हम, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 into 5, तो ये 63 के आसपास आ जाएगा, 6.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है, हाफ m की वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो बाद में लिख देंगे, तो ये आ गया हमारा एक तरह से। अब ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसा लिख देते हैं 10.3 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है, 2 को भी इधर ले आते हैं 20.6 हो जाएगा, mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से mu स्क्वायर हो जाएगा हमारा, mu स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, तो mv स्क्वायर माइनस माइनस इधर आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 20.6 10 रेज़ टू पावर -2। अब mv स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, mv स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, l को इधर ले लो, ये mgl by root 2 qel by root 2 इक्वल्स टू mv स्क्वायर,
वैल्यू पुट करते हैं, एल की वैल्यू 2√2 है, 2√2 को 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 को बाहर लेते हैं, m 2 × 10⁻³ g का वैल्यू 10, q 10⁻⁻6, e का वैल्यू -5, तो ये लैम्डा पर 2 पाई एप्सिलॉन डाला होगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 18 × 10⁻9 और r का वैल्यू 2 के इक्वल, ये mv² की वैल्यू रहेगी हमारी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 10⁻², 2 × 10⁻² और ये 9 × 10⁻², तो ये -7 × 2 14 हो जाएगा। mv² की वैल्यू है मेरे पास, ये वाली वैल्यू वहां पर पुट कर देते हैं, तो ये mu² इक्वल्स टू mv² -14 × 10⁻² प्लस 20.6 × 10⁻², तो 20 और -14 हो जाएगा हमारा 6.6, ठीक है, 6.6 10⁻² डिवाइडेड बाय m की वैल्यू 20 10⁻³ तो ये u² की वैल्यू, तो u² रहेगा हमारा 33 के आसपास, तो u अप्रॉक्स 5.5 का होता है, 5.7 के आसपास हो जाएगा ये, तो इसको हम डिजिट में लेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड। तो ये जो इक्वेशन हमारा 22 वाला, इसका 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगा है हमारे यहाँ पर, और एक कॉन्सेप्ट लगा है सर्कुलर मोशन वाला, ठीक है, तो उसके हेल्प से इसको कर लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, थिन रिंग है, रेडियस दिया हुआ है इसका 3 मीटर, यूनिफॉर्मली चार्ज विद एन अमाउंट ऑफ 20 माइक्रोकूलम चार्ज है एंड प्लेस इन रिलेशन टू अ कंडक्टिंग स्फीयर सच अ वे दैट the center of the sphere O lies on the ring's axis, मतलब जो स्फीयर का सेंटर है वो रिंग की एक्सिस पर है, और कितना डिस्टेंस पर है, 4 मीटर डिस्टेंस पर है, तो प्लेन ऑफ द रिंग, पोटेंशियल बताना है हमें कितना होगा, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। ये रिंग होगी हमारी, ये स्फीयर, इसका सेंटर कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज दिया हुआ है इसके ऊपर 20 माइक्रोकूलम, रेडियस है इसकी 3, ये डिस्टेंस है 4, तो यहाँ से इसकी सेंटर की डिस्टेंस रहेगी 5 मीटर। इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल बता देता हूँ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। इसका फॉर्मूला क्या था, रिंग की वजह से पोटेंशियल kq/√r² + g² kq/r, तो k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, q का वैल्यू 20 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस 5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, 9 × 4 36, 10⁻³ वोल्ट। अब देखो स्फीयर की बात करते हैं, तो स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर में जितना सेंटर पे होता है पोटेंशियल उतना सरफेस पर भी होता है, अंदर किसी पॉइंट सब जगह पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल सेम होता है, जितना सेंटर पे होगा यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे निकालो सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, तो पूरे स्फीयर में पोटेंशियल इतना ही रहेगा। हमें आंसर इस फॉर्म में लिखना है, हमें आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है 18 × 10⁻³ और यहाँ वैल्यू मिसिंग है, तो 18 और 16 के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर तो जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 2 × 10 18 10⁻³ 23 का आंसर। 24 पे जाते हैं, a particle having charge q का वैल्यू दिया है, चार्ज की वैल्यू प्लेस एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक है। रेडियस दी हुई रिंग की, डिस्टेंस ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग इज 40 सेंटीमीटर, एक पार्टिकल डिस्टेंस सेंटर ऑफ रिंग से 40 सेंटीमीटर पर है। तो ये रिंग हो गई हमारी ऐसे, यहाँ पे इसके चार्ज है q = 8.85 माइक्रोकूलम, रेडियस है इसकी
30 सेंटीमीटर, यहाँ से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक्सिस पर इसकी एक पार्टिकल रखा हुआ है। अच्छा, पार्टिकल का चार्ज ये है, ये 30 है 40, ये अगर कैलकुलेट करना चाहिए 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें बताना है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ चार्ज थ्रू रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चार्ज कितना पर 10⁵ में बताना है। 5 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। ऐसे हमने ये सेंटर मान के एक स्फीयर बनाया है इस तरह से, ठीक है। स्फीयर बना के फिर इस वाले पोर्शन का एरिया निकाला था। इस वाले पोर्शन का एरिया आया था हमारा 2πr² r, ये रेडियस 1 - cos थीटा, ठीक है। इस सेंटर पे तो पूरे से फ्लक्स निकलता है कितना, Q/ε0। तो कितने एरिया से निकल रहा है फ्लक्स, 4πr² से। 4πr² से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो 2πr² 1 - cos थीटा से कितना होगा 5 की वैल्यू। तो ये आ जाती है हमारी Q/2ε0 1 - cos थीटा। इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं क्लास में, बस वैल्यू पुट करनी है। Q का वैल्यू कितना है 8.85 10⁻⁻6, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 10⁻12 1 - cos थीटा। थीटा ये होता है हमारा, cos थीटा क्या हो जाएगा, ये पर बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 1 - 4/5, तो ये 1/5 आ जाएगा। ये कैंसिल 1/5 मतलब 1/10, ये 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻5, तो इससे 1 मल्टीप्लाई होगा मतलब, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 1 होगा हमारा। ये वाला फॉर्मूला, इससे कितना फ्लक्स पास हो, जितना इससे होगा उतना इससे होगा। ये कर चुके हैं पहले, पुराने वीडियोस में तुम देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा 2 पार्टिकल्स, मासेस का रेशियो 1/2 है, चार्जेस का रेशियो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट टू मूव फॉर द सेम टाइम, रेस रिलीज कर रहे हैं, तो एक एंड एनर्जी का रेशियो। सेम क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में किया वही, तो उसमें हमारा m2/m1 आया था एनर्जी का रेशियो, यहाँ पे m2/m1 2:1 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2/25। सेम क्वेश्चन जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, वही क्वेश्चन है, उसमें भी आंसर 2:1 होता है, इसका भी 2 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है, टेस्ट में। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 20 था वो अच्छा क्वेश्चन था, इसके अलावा एक दो अच्छे क्वेश्चन थे और बाकी इसी से थे। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि हम अबव एवरेज हमारा क्वेश्चन पेपर था, एक अच्छा क्वेश्चन पेपर था जैसे जेईई मेन में होता है, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, इसमें अच्छे से प्रिपरेशन की होगी तुमने, ठीक है। तो या किसी को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो फिर वो दोबारा से पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेरीज वो जो तुम साइट पे लॉगिन करके लिखते हो तो वहाँ पर पूछ सकते हो दोबारा से, ठीक। तो आज की वीडियो लेक्चर इतने पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।